ये आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज एमडी इमरान और यूट्यूब चैनल भी है मेरा टॉक्स विद इमरान के नाम से। आज मैं बड़े भाई जनाब तौकीर अनवर साहब से, जिनको आप सिकंदर के नाम से भी मशहूर हैं, सीतामढ़ी में भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो उन्हीं के पास आज मुलाकात और ख़ास मेहमान है हमारे, तो उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। कुछ जानने की भी इच्छा है और आप लोगों को भी कोशिश करता हूँ कुछ बात शेयर करें आप लोगों के माध्यम से। कुछ सवाल है जो मैं भाईजान से पूछूंगा। और तो भाईजान स्वागत है आपका हमारे इस बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। आप जैसे नौजवान जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छी बातों को लेकर आते हैं और अच्छे अच्छे सवाल जब करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें निकल के आती हैं। तो आप जैसे तमाम उन नौजवानों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में एक अच्छापन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन तमाम लोगों का इस नए वर्ष में मेरे दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। 2026 अच्छा गुजरे और अमन और सुकून के साथ गुजरे, ये मेरी कामना है आपकी भी जिंदगी में और तमाम देशवासियों की जिंदगी में। जैसा कि सर आपने पिछली बार मेयर का चुनाव लड़ा, कुछ साझा करेंगे अनुभव, कैसा अनुभव रहा, कैसा एहसास रहा, वो बता सकते हैं? देखिए, कुछ सीखने को मिला। चुनाव जब मैं लड़ने गया, एक बहुत नेक सोच के साथ मैं चुनाव में गया था और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस स्कूल, कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग का कॉलेज, फिर नौकरी, फिर उसके बाद बिजनेस, मुझे लगता है इन चारों पांचों जगह से मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहीं मिला है तो वो चुनाव से। और चुनाव से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ने गया था तो मैं एकदम अनजान था लोगों से, लोगों की समस्याओं से। जब मैं चुनाव में गया तो मुझे जमीनी हकीकत पता चला, समस्या जानने का मौका। हाँ, मेरे अंदर भी क्या कमी है वो भी मुझे पता चला और समाज में क्या कमी रह गई है, क्या कुछ काम करना चाहिए, वो सारी चीजें मुझे पता। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरी जिंदगी का इससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और वही एक्सपीरियंस मुझे बार बार चुनाव लड़ने के लिए मुझे प्रेरित करता है और मैं जिंदगी में जब तक जिंदा रहूंगा और ताकत रहा, मेरे जिस्म में ताकत रहा और अल्लाह की मर्जी हुई तो मैं चुनाव तब भी लड़ूंगा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। चले इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे। अच्छा सर, एक बात ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सेवा का लोग, कुछ लोग जैसे स्वार्थ के लिए भी पॉलिटिक्स में आते हैं, मतलब पॉलिटिक्स को धंधा बना के रखे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सेवा के लिए आया हूँ, तो क्या पॉलिटिक्स सेवा का माध्यम बन सकता है या सेवा का माध्यम है क्या? पॉलिटिक्स वाहिद एक ऐसा चीज है जहां से आप सेवा निस्वार्थ कर सकते हैं, जहां पे आपका स्वार्थ नहीं है। आप अगर बिजनेसमैन हैं और कोई सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसका प्रिविलेज अपने बिजनेस में ले जाना चाह रहे हो। आप अगर एक अच्छे स्कूल चला रहे हैं और कहीं पे कोई भंडारा आप कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर वो एक नियत हो कि उन कम्युनिटी के लोग, पर्टिकुलर जगह के लोग, बच्चे हमारे स्कूल में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है प्रिविलेज। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जहां पे आप समाज के लिए कुछ करना चाहे तो मुझे लगता है कि निस्वार्थ आप काम कर सकते हैं, और वही एक माध्यम है जहां से आप अपने समाज, अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस और अपने पूरे जिला, देश के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। सर ये एक चीज और भी है, जैसे कि मैं गांव में या मोहल्लों में बैठता हूँ या अभी तक जो भी बड़ों के बीच में बैठ रहा हूँ, तो एक वो चीज बड़ी आम हो चुका है कि लोग ये बोलते रहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज है, या बहुत पढ़ा लिखे लोगों के मुंह से सुना हूं। तो ये चीज सुन करके जैसे हम लोगों का भी है ना, जहन जैसे भटकता है या कभी कभी मायूसी हाथ लगता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो बड़े लोग ये जो बड़े लोग बोल रहे हैं, शायद उनको ये नहीं पता है कि आप और हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, देश को हमने लीडरशिप दिया है मौलाना आजाद के रूप में, बिल्कुल, मौलाना मजहूल हक के रूप में। एक लंबी फेहरिस्त है और ये सारे तमाम लोग तालीम याफ्ता थे। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये मऊ के रहने वाले थे, उस जमाने में वो पढ़े लिखे लोग थे। एक लंबी फेहरिस्त है। मुसलमान इस देश के अंदर राजनीति में कामयाब तब था जब वो तालीम याफ्ता थे और चुनावी राजनीति में इन्वॉल्व थे, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मुसलमान बने थे। तो ये कहना
कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना अच्छा नहीं है। जैसे तुम पढ़े लिखे हो, अच्छा हो, तुम राजनीति में नहीं आओ, गंदे हो जाओगे, राजनीति बहुत गंदा चीज है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो उनको यही नहीं पता है कि आपका स्कूल, आपके स्कूल का सिलेबस, आपके कॉलेज का सिलेबस, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी, इन तमाम चीजों की सारी बुनियाद अगर कहीं रखी जाती है तो वो पॉलिटिक्स के जरिए सदन के अंदर रखी जाती है। अब अगर वो पढ़ा लिखा लोग नहीं होगा तो आपके स्कूल, मदरसा, कॉलेज में कौन सा सिलेबस चलेगा? अगर वो जाहिल आदमी चला गया तो जाहिलपन जैसा ही वो तय करेगा। तो ये कहना कतई सही नहीं है। आप अपने माध्यम से, हमसे भी जहां होता है, मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे नौजवानों को लीडरशिप में आना चाहिए, चुनावी राजनीति में आना चाहिए। कामयाब होना ना होना वो सेकेंडरी मैटर है ना। प्राइमरी ये है कि आप चुनावी राजनीति में आइए और पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, बशर्ते कि अच्छी नीयत के साथ आप आए। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, अभी एक चीज और कि अभी का जो चुनाव अभी हो रहा है, जहां भी इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो स्टेट के स्तर पे हो या नगर निगम का चुनाव हो या यहां तक कि पंचायत के लेवल पर हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मतलब चुनाव हो गया। हर जगह सांप्रदाय। अब लोग किसी का काम नहीं देख रहे हैं, नाम देखते हैं, जात देखते हैं, धर्म देखते हैं। इस पर कैसे, कितना टफ हो गया लड़ना चुनाव? नहीं, ये मैं फिर इस बात को काटूंगा। ये देश के अंदर इस तरह का कोई माहौल चुनावी राजनीति में नहीं है। हारना अलग चीज है, जीतना अलग चीज है। अगर जो हार रहा है मुस्लिम कैंडिडेट, उसको भी हिंदू भाइयों का मत मिलता है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं। मुझे 2900 समथिंग वोट आया नगर निगम के चुनाव में, 2903 वोट। तो लगभग मुझे 15% हिंदू भाइयों का वोट आया है। मेरे साथ घूमने वाले, मेरे साथ गाड़ी पे बैठने वाले मेरे हिंदू दोस्त भी थे। तो ये कहना कतई सही नहीं है कि देश के अंदर चुनाव हिंदू बना मुसलमान हो गया है। ये एक नैरेटिव सेट किया गया। सेकुलर पार्टी, जो सो कॉल्ड नाम नेहाद सेकुलर पार्टी है इस देश के अंदर, इनके द्वारा ये भी सेट किया गया। और जो अपोनेंट में पार्टी है, जो देश के अंदर नफरत का माहौल बनाना चाहती है, उनके द्वारा भी ये सेट किया गया एजेंडा, ताकि उनका एजेंडा फुलफिल हो कि मुस्लिम विहीन भारत की राजनीति हो जाए। ये एक साजिश है, ऐसा कतई नहीं है। आप हिंदू मतदाता से जहां कहीं भी मिलेंगे। अच्छा, आपको अभी मैंने मुख्तार अंसारी साहब, जो बहुत पुराने सियासतदान हुआ करते थे, उन्हीं के परिवार के लोग मऊ में, जहां से उनके परिवार के लोग चुनाव जीतते हैं, पता है वहां पे मुस्लिम की आबादी 11 से 12% है। गाजीपुर वाला इलाका जो है, 90% आबादी में एक परिवार पिछले 50-75 साल से राजनीति में सक्रिय है और सदन की राजनीति कर रहा है। अब बताइए वहां हिंदू और बनाम मुसलमान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वहां, जबकि बीजेपी की सरकार है? बिल्कुल उनके द्वारा उनको सताया भी गया है, लेकिन चुनाव तो जीत रहे हैं। और वहां हिंदू मतदाताओं की मदद से वो चुनाव जीत रहे हैं। यही नहीं, बिहार के अंदर नगर निगम का चुनाव हुआ, मैं मैक्सिमम बहुत ऐसी सीट को जानता हूं जहां पे मुस्लिम मतदाताओं को भरपूर बड़े पैमाने पे हिंदू भाइयों का वोट मिला है। ये बात कहना कतई गलत नहीं है, एक नैरेटिव है। उस नैरेटिव को हम जैसे राजनीति करने वाले लोग हवा दे रहे हैं कि मुसलमान नहीं जीतेगा, मुसलमान को वोट हिंदू नहीं देता। अगर वोट हिंदू नहीं देता, 1-1 लाख वोट मुस्लिम कैंडिडेट को आ कहां से रहा है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। अभी शिवहर में चुनाव हुआ है, 15-16 हजार उनको सफुद्दीन साहब को वोट आया, उसमें हिंदू मतदाताओं का भी वोट है, जबकि एक विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे थे। ये सब कहना बेकार की बात है। एक नैरेटिव है, उसको हम लोग हवा देते हैं। सर एक बात और, अभी हालिया में घटना हुआ है बांग्लादेश में, जो हम लोग भी उसका विरोध करते हैं और बहुत तकलीफ होता है। जिस तरह से दीपू चंद्र दास नामक व्यक्ति की सरेआम सारे लोगों ने मिल करके मतलब और जिंदा जला दिया। और तो वो तो खंडन, मतलब बहुत तकलीफ होता है। एक एज ए मुस्लिम, एक एज ए इंसान बहुत तकलीफ होता है। इस पर मतलब क्या सोचते हैं? मतलब देखिए, मेरी संवेदना है, जो भी इंसान की हत्या की गई है बांग्लादेश के अंदर, मेरी संवेदनाएं हैं। और सिर्फ वो किसी हिंदू की हत्या नहीं है, वो पूरी की पूरी इंसानियत की हत्या है। वही चीज तो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है।
उसके बाद एक कबाड़ वाले को धर्म पूछ के मारा गया। पैंट खोल के धर्म पूछ के मारा गया, उसका क्या कसूर था? ये नफरत के माहौल को भारत में रोकना भी होगा। बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग घटना सरेआम हो रहा है। जात पूछ के धर्म पूछ करके ज्यादातर लोग टारगेट कर रहे हैं। किसी कबाड़ी वाले को, कोई कपड़ा बेचने गया है उसको धर्म पूछ करके मॉब लिंच कर देना। अभी तो जब मुसलमानों का मतलब बहुत सारा मॉब लिंचिंग भारत में भी हो रहा है। तो अगर कोई वहां की आवाज को उठाता है, कोई एक आदमी मरा है, तो उसका कोई भी, हमें नहीं लगता कि कोई मुसलमान उसका समर्थन किया होगा। हमें नहीं लगता कोई उसका समर्थन करे तो वो मुसलमान कहलाने लायक भी है। लेकिन यहाँ पर भी, भारत में भी कई ऐसी घटनाएं हो रही है। अब वो मतलब भारत में तो आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। इस पर भी आप देखिए, मॉब लिंचिंग कतई नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पे जो नफरत का माहौल बनाया गया इस देश के अंदर, ये उसी का नतीजा है कि आज कभी इखलाक के नाम पे, कभी पहलू खान के नाम पे, कभी जैनुल अंसारी के नाम पे, अब कई एक नाम है जिसके नाम पे यहां हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हमारे देश के पड़ोस में है। कभी ये हम लोग की बदकिस्मती है कि देश 1947 का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद 2 देश बना। ये हमारी बदकिस्मती है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदकिस्मती है कि ये देश टुकड़ों में बट गया। लेकिन आज फिर देश के अंदर वही माहौल बनाया जा रहा है जो अंग्रेजों ने माहौल बनाया था कि देश के अंदर हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए और देश कई टुकड़ों में बढ़ जाए। तो आज फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है। हमको इस माहौल से देश को निकालना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा कि नफरत के माहौल से बाहर निकलना है। एक इखलाक मरता है तो उसके पीछे कम से कम 10-20 परिवार मर जाता है। आप ये मत देखिए कि सिर्फ इखलाक मर रहा है या दास जी मर रहे हैं। अगर दास मरा है तो उसके पीछे पूरा परिवार मर गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेरी तमाम लोगों से विनती है कि कोई भी मामला हो, कानून अपने हाथ में मत ले, कानून का सहारा ले, और अगर वो गलत है तो उसको कानून के हवाले आप करें कि ये आदमी गलत है। लेकिन मॉब लिंच करना धर्म पूछकर, चाहे वो हिंदू का धर्म पूछिए, चाहे मुसलमान का धर्म पूछिए, या किसी भी जाति समाज का धर्म पूछ के, नाम पूछ के हत्या करना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं और इसके लिए कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्तमान में जो देश की स्थिति है, खासकर मुसलमानों की, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की जो स्थिति है उस पर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? उनके जो स्थिति है, सिचुएशन है, पॉलिटिकली हो गया या फिर गैर पॉलिटिकली भी, मतलब किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कमोबेश मुसलमानों की जो स्थिति है, जो मैं पढ़ता हूं डिफरेंट जर्नल में, जब मैंने पढ़ा है, मुसलमानों की स्थिति देश के अंदर पॉलिटिकली 1980 के बाद बदलता चला गया। देश में एक अलग से माहौल बनता चला गया। कमोबेश इसके जिम्मेदार इस देश का मुसलमान, मैं ज्यादातर अगर किसी को मानूंगा तो मुसलमानों को ही मानूंगा। सेकुलर पार्टी की नहीं, आप सियासी बेदारी इनके अंदर 80 के बाद, आप पढ़िए, आप जब रिसर्च करिएगा तो आपको लगेगा कि 80 के बाद मुसलमानों का देश के अंदर पॉलिटिकल ग्राफ गिरा है। बिल्कुल। सदन की राजनीति में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी कम हुआ, घटता चला गया है, और स्टेट लेवल से लेके देश लेवल तक इसके जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं। सियासी शऊर उनके पास नहीं है, सियासी समझदारी नहीं है। शायद बहुत लोगों को यह बुरा लगेगा कि तौकीरी को यह समझदारी है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मेरी समझदारी उतनी भी नहीं है। लेकिन मैं जितना सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुसलमान इस मामले में खुद जिम्मेदार है। सेकुलर पार्टी तो है ही है जिम्मेदार, मुसलमान ज्यादा जिम्मेदार। हाँ, लेकिन मुसलमान जिम्मेदार है। आपको सियासी बेदारी लाना होगा, आपको सीट को चूज करना होगा, दूसरों को जोड़ना होगा। एकला चलो की राजनीति से मुसलमान कामयाब, एक समुदाय को लेकर के चलने से नहीं, देखिए, आप आज कामयाब हो सकते हैं, आप अपने जनरेशन में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बाद के जनरेशन में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए लोगों को जोड़ना होगा। जो माहौल बना है उस माहौल के विपरीत आपको जाके राजनीति करना होगा। दोनों लोगों का कंधा जब मिलेगा तभी तो देश मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान, एक बात और कि अभी नगर निगम में आप चुनाव लड़े पिछली बार, या आने वाले समय में भी लड़ेंगे, सबसे बड़ा समस्या आपके नगर निगम में, हमारे नगर निगम में क्या आपको लगता है जिस पर आप, अगर मौका दिया जाए या फिर बोला जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल जमाव की है जी। और शायद मैंने इसी छोटी सी बात पे मैंने किसी मीडिया को स्टेटमेंट दिया था कि जल जमाव की एक बड़ी समस्या है, इसका निदान होना जरूरी था।
अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं सबसे पहले जल जमाव की समस्या पे काम करूंगा। शिक्षा की व्यवस्था जो होनी चाहिए नगर निगम की तरफ से, उस पर अब तक कोई काम हुआ नहीं है। शिक्षा, फिर सुरक्षा, ये तीन एक ऐसा अहम मुद्दा है जिससे हर आम आदमी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, या किसी जाति समुदाय या धर्म का हो, वो सब लोग जूझ रहे हैं। कोई एक आदमी आपको नकार नहीं सकता है कि हम इसका प्रभाव नहीं पड़ा हम पर, कि स्वच्छता है कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है, और सुरक्षा है कि नहीं है। हर एक आदमी कहीं ना कहीं इस चीज से जूझ रहा है। तो मैं इन सब चीजों पे काम करना चाहूंगा। अगर मुझे सीतामढ़ी नगर निगम की जनता ने अगर मौका दिया तो मैं जरूर इंशाल्लाह इन सब पे काम करूंगा। बिना समुदाय देखे हुए, बिना धर्म देखे हुए मैं इस पे जरूर काम करूंगा। अभी लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ भाईजान आपसे कि वर्तमान में अभी मुस्लिमों की क्योंकि एज ए मुस्लिम मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह मुस्लिमों पर सवाल किया जाता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ कि अभी पॉलिटिकली आपको क्या लग रहा है? मुसलमानों का ग्राफ आप जैसा बोले कि घटा है, तो अभी कौन से लोग हैं जो मुसलमानों की आवाज बड़ी प्रखर तरीके से और बड़ी बुलंदी के साथ उठाते हैं? ये तो एक बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया कि मुसलमानों की आवाज कौन उठाता है। गाहे बगाहे जो सेकुलर पार्टी है मुसलमानों की आवाज को बुलंद करते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत पसंद या सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं। पार्टी की अपनी मजबूरियां होती है जिसकी वजह से वो खुल के नहीं आ पाते, तो गाहे बगाहे उन लोगों की तरफ से भी आवाज उठता है कि देश के अंदर अल्पसंख्यक की आबादी जो बहुसंख्यक के बाद दूसरे नंबर पे है, इसके साथ नाइंसाफी कंटिन्यूअसली किया जा रहा है और हर पायदान पे इनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। तो गाये बगाए इन लोगों की तरफ से एक आवाज उठाई जाती है, लेकिन सिर्फ इनकी आवाज से नहीं, ये आवाज हम लोग के अंदर से भी उठनी चाहिए। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो संविधान ने हमें ताकत दिया है उसके माध्यम से इस आवाज को बुलंद करना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, हमें नाजायज मुकदमों में फंसाया जा रहा है और आतंकवादी के नाम पे हमारा इनकाउंटर किया जा रहा है। इन सब चीजों को उठाना चाहिए और एकदम जायज तरीके से उठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका बात करने के लिए। और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं या जुड़ेंगे या जो वीडियो देखेंगे उन लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे थे बड़े भाई जनाब तौकीर अनवर साहब, जो पिछले बार मेयर का भी चुनाव लड़े हैं और आने वाले सालों में लड़ने वाले हैं चुनाव। तो अगर आप लोगों को भी कोई सवाल पूछना हो या हमारे सवालों में कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और आदाब।